ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने लास्ट लेक्चर में इंडिया में चार इम्पोर्टेंट जो साइट्स थे, लाइक धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर और लोथल, ये हमने कर लिया था। तो उससे पहले आगे बढ़ें और बचे हुए साइट्स को कंप्लीट करें, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बना दूँ आपके लिए इंडिया का मैप, सॉरी क्यों, ये इंडिया का मैप बनाना सीख लो, हर जगह काम आएगा। ठीक है, हमें उधर की ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उसको नहीं बनाएंगे। हमें यहाँ तक गुजरात तक की ज़रूरत थी। उसके बाद हम यहाँ पर पाकिस्तान को भी अपने साथ समेट लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है पाकिस्तान का ये एरिया है। ठीक है, चलो। तो हमारे जो पहले इम्पोर्टेंट साइट्स थे, जैसे जो पाकिस्तान में मिले थे, बता सकती हो पाकिस्तान में कौन कौन से साइट्स थे? नंबर वन कौन सा था? हड़प्पा। दूसरा था मोहन जोदड़ो या जोदारो, चनहुदड़ो, चन हुदड़ो, और चौथा था सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। तो हमें पहले इनके अगर लोकेशन देखने रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? पहला रहेगा हमारा यहाँ पे, है ना, नंबर वन। मैं नंबर वन डाल देता हूँ, एक मिनट। नंबर वन यहाँ मिल जाएगा, कौन सा? हड़प्पा। उसके बाद हमने कहा था राजस्थान के इधर वाले एरिया में आ जाएगा नंबर टू। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा चनहुदड़ो, सिंध वाले रीजन में। ठीक है, सिंध वाले रीजन में चनहुदड़ो। और उसके बाद लास्ट में एकदम चला जाएगा हमारा चौथा नंबर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। इसको मैंने कैसे याद करवाया था कि हमको क्या करना है, यहाँ से इंडस रिवर आ रही है, इंडस रिवर यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बहती हुई और ये ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है। तो इंडस रिवर के इस साइड से अगर हम जिग जैग मैनर में जाएं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। हालांकि हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो इंडस, चनहुदड़ो इंडस, और सुतका गेंडोर डास्क, है ना, डास्ट रिवर के किनारे था। ठीक है, उसके बाद हमने ये पाकिस्तान में देख लिया। पाकिस्तान के बाद हमें देखने थे हमारे भारत में। भारत में चार इंपॉर्टेंट साइट थे, कौन कौन से? नाम बता सकती हूँ? एक हम कह देंगे लोथल है, बहुत बढ़िया। दूसरा सुरकोटदा, देखो ऐसे याद रखो, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं कहूँ, हमने लास्ट यहाँ ख़त्म किया है सुतका गेंडोर से, तो सुतका गेंडोर के बाद स्टार्ट करो सुरकोटदा से। सुसु सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा। उसके बाद आ जाओ धौलावीरा, धौलावीरा। फिर आ जाओ रंगपुर, रंगपुर। और फिर आ जाओ लोथल, ठीक है, लोथल। ठीक है, अब देखेंगे सुरकोटदा कहाँ है। तो भाई जो हमारा ये सुतका गेंडोर मिला है, उसी के नीचे यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें सुरकोटदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सुरकोटदा। उसके बाद इसी के यहाँ पर चले जाएंगे तो हमें यहाँ धौलावीरा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया हुआ है, जहाँ से महाराष्ट्र की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पर हम देख लेंगे तो यहाँ पर हमें रंगपुर देखने को मिल जाएगा। और नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे तो हमें यहाँ लोथल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर इसका हम एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और 4 नंबर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद हो गए। अब क्या फटक से हम ये देख लें कि हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो याद है क्या कुछ?
जैसे अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो बताओ फटाफट क्या मिल सकता है हड़प्पा से। देखो मेरे साथ बोलते रहो। हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ओखली मिली है, ताबूत मिला है, RS-37 कब्रिस्तान मिला है, और उसके बाद हाथी का खोपड़ी मिली है, हाथी की खोपड़ी मिली है, और एक श्रृंगी जानवर मिला है। ठीक है, एक श्रृंगी जानवर मिला है। ये हड़प्पा में हमने देख लिया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो में वही पुरोहित आवास से शुरू होता है कि वही पृष्ठ मिले हैं, पुरोहित आवास मिला है, नहाने के लिए स्नानागार मिला है, फिर यहाँ पर भी अन्नागार मिला है खाने के लिए, घरों में कुआं मिला है, उसके बाद सूती कपड़े मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं, सड़कें यहाँ की चौड़ी मिली हैं, पशुपति शिव मिले हैं। हड़प्पा में हमें मातृ देवी मिली हैं और यहाँ पर हमें पशुपति शिव मिले हैं। ठीक है, पशुपति शिव हैं, तो सभागार है, नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, और तांबे का ढेर मिला है। ये मोहनजोदड़ो में हो गया। उसके बाद चनहुदड़ो में हमने कहा कि चनहुदड़ो महिलाओं के लिए फेमस था, यानी महिलाओं से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, चाहे वो लिपस्टिक हो गया यानी मेकअप के सामान, लिपस्टिक हो गए, काजल हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद गुड़िया हो गई, फिर सुई धागा हो गया, मनका हो गया, बीड्स वगैरह हो गए, फिर ईंटें जो मिली हैं उस पर डिजाइन की हुई हैं तो डिजाइंड ईंटें हो गई, ब्रिक्स हो गए, और उसके बाद यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, और जो एरिया है वो फोर्टिफाइड नहीं था, किलेबंदी नहीं थी। ठीक है, ओके। उसके बाद सुतका गेंडोड़ में हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना था, बस खाली ये देखना था कि इसकी खुदाई स्टाइन ने की थी, डास्ट रिवर के नदी है, और पाकिस्तान में है, वेस्टर्न सबसे एक्सपांसन है। यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए ज़रूरत नहीं थी। हड़प्पा की बात करेंगे तो हमने बता दिया, रावी नदी के किनारे था, इंडस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था, और चनहुदड़ो भी इंडस नदी के किनारे ही है। ठीक है, उसके बाद सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा से हमें दो चीज़ें याद रखनी थी। एक तो घोड़े के जो हड्डियां मिली हैं, और दूसरा कलश समाधान, यानी कलश में लोगों को दफनाया जाता था। समाधान मिला है। ठीक है, समाधान, समाधान नहीं, समाधान, शव को दफनाने की प्रक्रिया समाधान कहलाती। उसके बाद धौलावीरा में, तो धौलावीरा में धोने की व्यवस्था बढ़िया थी। ठीक है, धौलावीरा में धोने की व्यवस्था बढ़िया थी, इसका मतलब यहाँ पर रिवर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर जो है हमें क्या बोलेंगे, पॉन्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ना अग्नि कुंड भी देखने को मिले थे, मतलब कि यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बलि वगैरह दी जाती थी या हवन वगैरह किया जाता था, और स्टेडियम भी यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये धौलावीरा हो गया। उसके बाद रंगपुर से हमें एक ही चीज़ याद रखना है, रंगपुर से धान की भूसी मिली हुई है, धान की भूसी। उसके बाद लोथल सबसे इंपॉर्टेंट था, लोथल, क्योंकि ये एक पोर्ट था, यहाँ से ट्रेड होता था किसके किसके बीच में, तो भारत या मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्ट, इजिप्ट पर्सिया के बीच में, इजिप्ट के बीच में। ठीक है, यहाँ ट्रेड होता था, तो यहाँ से हमें, हाँ ईरान पर्सिया उसी को कहते हैं ना, पर्सिया, पहले पहले के टाइम में पर्सिया या फारस उसी को कहते थे, ईरान को ही। ठीक है, तो उसके इसके लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ कौन से नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पर जो दरवाजे थे वो सीधा सड़कों के सामने खुलते थे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सामान जल्दी जल्दी इधर से लाया जा सके। उसके बाद यहाँ से हमें हाथी के दांत देखने को मिले हैं, और कपल को एक साथ जलाने का भी साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि हो सकता है यहाँ पर सती प्रथा रही हो। क्लियर, ओके। अब हम चलते हैं भारत के अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर, और भी दो चार साइट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए इंडिया का मैप। मैं इंडिया का मैप ले लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं इंडिया का मैप, ये रहा। ठीक है, मैप दिखाई दे रहा है, ओके। चलो, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब में, पंजाब में हमें देखने को मिलेगा रोपण, ये है हमारा पंजाब। ठीक है, और यहीं से जाती है, अगर हम बात करें तो एक नदी जाती है, जैसे यहाँ से निकलती है वो नदी, और ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ चली जाती है, यह है सुतलज। ठीक है, सुतलज रिवर, सुतलज रिवर। तो देखो, सुतलज रिवर के ऊपरी सेक्शन में अगर हम देखेंगे,
ऊपरी सेक्शन में, तो हमें देखने को मिलेगा रोपण। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये रोपण, एक साइट है रोपण, ठीक है, रोपण। उसके बाद यहाँ नीचे हम देखेंगे तो ये हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा में अगर हम देखेंगे तो हमें दो साइट्स हरियाणा में मिल जाएंगे। एक मिलेगी बनवाली और दूसरी राखीगढ़ी, जिसमें राखीगढ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ मैं दूसरा और तीसरा लिख देता हूँ। दूसरा मैं लिख देता हूँ बनवाली और तीसरा लिख देता हूँ राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। उसके बाद जब हम राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में हमें एक जगह मिलेगा कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान में हमें एक साइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साइट? चौथा हम यहाँ लिख देते हैं कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। ये 4 साइट हमें याद रखने हैं। कौन कौन से 4 साइट? पहले तो पंजाब में अरे ये क्या हो गया, पंजाब में सब इधर उधर हो गया क्या? ठीक है, अब सही है। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, तो हमें पंजाब में देखना है रोपण, उसके बाद हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, और यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। लोकेशन समझ में आ गया? चलो, तो हम रोपण के बारे में अगर हम बात करते हैं, रोपण के बारे में, तो देखो, रोपण कहेगा कौन से राज्य में है? तो पंजाब में है। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने करी? तो यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। इसकी खुदाई किसने करी? यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। हमें यहाँ से क्या मिला है? तो हमें यहाँ से डेड बॉडीज मिली हैं इंसानों के साथ साथ जानवरों के, और उसमें जानवरों में कुत्ता यहाँ से भी मिला है, ह्यूमन प्लस डॉग की क्या मिली है? डेड बॉडीज, ठीक है। बस इसके लिए और ज्यादा कुछ याद रखना है, बस खाली इतना ही याद रखना है। रोपण कौन से राज्य में है? तो पंजाब में। रोपण प से पंजाब, रोपण प से पंजाब। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद हम आ जाते हैं बनवाली में। अगर हम बनवाली की बात करते हैं, बनवाली, तो बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे? तो अगर हम रिवर की बात करेंगे तो रंगोई, ठीक है। बनवाली कहाँ है? रंगोई, रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। अब बनवाली जो है, बनवाली ऐसा शहर की तरह लगता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें इंडस वैली में जो साइट्स मिले हैं, वो अधिकतर शहर हमें अभी तक समझ में आया कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, कागेंडोर वगैरह हो गया, कि शहर शहर हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि शहर हैं, कैसे पता चला? उनकी अलग स्पेसिफिकेशन थी। ड्रेनेज हैं, सड़कें हैं, इमारतें हैं, उसके बाद बाजार वगैरह हैं अच्छे से, है ना, फोर्टिफाइड है, किलेबंदी है। तो बनवाली में यहाँ पर जो सड़कें मिली हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। सड़कें कैसी हैं? टेढ़ी मेढ़ी, रोड जिग जैग, ठीक है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। यहाँ पर हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिला है, ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिला है। इतर बितर कहीं पर भी पानी बहता रहता है लोगों का अपने अपने घरों से, जैसे गांव में होता है, ठीक है। उसके बाद बनवाली से हमें एक चीज खेती के साक्ष्य मिले हैं, जहां से हमें ना हल मिला है। हल, हल को क्या कहते हैं? प्लाऊ, प्लाऊ, प्लाऊ। और ये प्लाऊ किसका है? ये हल किसका है? तो ये हल है मिट्टी का। मिट्टी को हम कहते हैं टेराकोटा, टेराकोटा। अब पूछोगे कि मिट्टी का हल कैसे मिला है ना, मिट्टी का हल कैसे मिला है? तो कभी ये देखे हो
गांव में जैसे जो कुम्हार होते हैं वो कभी दिवाली के टाइम में लक्ष्मी जी की मूर्ति बना देते हैं मिट्टी की, फिर उसे पका देते हैं ताकि लोग उसको ले जा करके पूजा वगैरह कर सके। तो अगर मिट्टी की ही चीज़ें हैं, अगर उसे पका दिया जाए तो वो तो काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो वैसे ही ये जो प्लाऊ मिला है वो टेराकोटा का है, पका हुआ था तो इसके लिए ये सस्टेन कर गया है। ठीक है, तो मिट्टी की चीज़ों को हम टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा का हमें हल मिला है। ठीक है। ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर घरों में ही सोख्ता देखने को मिला है कि लोग अ, जो पानी होता था वो दूसरे के सामने न बहा करके, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है लेकिन उसके जगह उन्होंने क्या किया है, घर के अंदर ही सोख्ता बनवाया हुआ है। घर के अंदर ही सोख्ता बनवाया हुआ है। तो सोख्ता भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बनवाली में क्या सड़कें अच्छी थी? नहीं, बनवाली में सड़कें अच्छी नहीं थी, जिगजैग थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, कहीं पर भी जाती थी। बनवाली की खासियत क्या है, यहाँ से हमें एक मिट्टी का हल मिला है जिससे ये पता लगता है कि हो सकता है कि यहाँ के लोग खेती करते हो। आखिर कोई इंसान कुछ देखेगा तभी तो बनाएगा, है ना? तो लोग देखे होंगे हल वगैरह, फिर वो बच्चों को खेलने के लिए हल बना दिए होंगे, मिल गया होगा। तो बनवाली से हमें ये मिला है। उसके बाद अगर हम आते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी तो सोख्ता जो जैसे घर में अगर तुम्हें नहा रहे हो, किचन का पानी है या बाथरूम का पानी है, वो बाहर न जा पाए तो उसके लिए गड्ढा बना देते हैं। गड्ढा बना करके अंदर ना इस तरीके से पहले बालू डाल देंगे। बालू डालने के बाद उस पर गिट्टी डाल देंगे ऐसे ऐसे, फिर एक लेयर बालू की डाल देंगे। ठीक है, एक लेयर बालू की डाल देंगे। उसके बाद जितना भी पानी इसके अंदर आता है वो पानी सोख देता है, ये सोख लेता है, सोख लेता है और वो पानी चला जाता है जमीन के अंदर। इसको सोख्ता बोलते हैं। ठीक है, तो अमूमन आज के टाइम में जैसे गांव में देखोगे तो आज के टाइम में लोग यही व्यवस्था अपना रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ अगर हमारा ये घर है, ये घर है तो बारिश का पानी हो या तुम्हारे घर का पानी हो, तुम ऐसे नहीं बहा सकते कि किसी दूसरे के दरवाजे पे चला जाए। तो तुम क्या करोगे, यहीं पर बाजू में गड्ढा बना करके ये वाला सिस्टम बना दोगे तो सारा का सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा। या तुम्हारा कहीं बाथरूम है तो बाथरूम का भी अगर लोगों का क्या रहता है कि ऐसे ही ला करके उसमें डाल देते हैं, इसको ढक देते हैं पूरी तरीके से, तो उसमें भी चला जाता है। तो इसको सोखता कहते हैं। ये एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको सोख लेता है और जमीन के अंदर चला जाता है वो फिल्टर होकर के। स- समझ में आया सोखता? ओके। उसके बाद हम आते हैं राखी गढ़ी पे। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में ही मिला है। अब ये पूरे इंडस वैली में, चाहे वो हड़प्पा मिला हो, ठीक है, चाहे सॉरी, चाहे वो हड़प्पा मिला हो, चाहे फिर वो जो है मोहनजोदड़ो मिला हो, चाहे वो चनहुदड़ो मिला हो, चाहे वो सुतका गेंडोर मिला हो, चाहे बनवाली हो, रोपन हो, कालीबंगा हो, चाहे वो फिर तुम्हारा सुरकोटदा हो, चाहे वो तुम्हारा धोलावीरा हो, चाहे वो ये यहाँ पे रंगपुर हो, चाहे लोथल हो, जितने भी साइट्स मिले हैं उन सब में सबसे बड़ा साइट कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो प्लेस है राखी गढ़ी क्या है? लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लार्जेस्ट साइट कहाँ का है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद अगर पूछेगा कि अच्छा दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कौन सा था या कौन सा है, तो ये जो धौलावीरा था, धौलावीरा, ये दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरे इंडस वैली में धौलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। पहले ऐसा माना जाता था कि धौलावीरा ही सबसे बड़ा साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट या इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ा साइट है। लेकिन जब राखी गढ़ी मिला तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा बन गया और धौलावीरा दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो और चौथे नंबर पर हड़प्पा आता है। ठीक है, अगर हम ऐसे जाएं तो तीसरे नंबर पे बड़ा साइट कौन सा आ जाएगा? ये मोहनजोदड़ो। और चौथे नंबर पे आ जाएगा हड़प्पा, चौथे नंबर पे आ जाएगा हड़प्पा। ठीक है, अब देखो
लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर पूछ लेगा कि ये तो साइट्स की बात हो गई, पूछ लेगा कि इनमें से सबसे बड़ा शहर कहाँ पर मिला है, सबसे बड़ा शहर। ठीक है, जैसे शहर, जैसे मैं कहूँ अभी ये महाराष्ट्र है, ठीक, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का अपना एक साइज होगा। उसके बाद ये राजस्थान है, राजस्थान का अपना एक साइट होगा। अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़ा कौन है, तो राजस्थान बड़ा है। लेकिन ऐसे ही कुछ एरिया हो कि जैसे राजस्थान का जयपुर, जयपुर, और वैसे ही महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक है, अब मान लो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ कि मान लो मुंबई का एरिया जयपुर से ज़्यादा बड़ा हो, तो जयपुर भी शहर है और मुंबई भी शहर है, तो हम उस वक्त क्या कहेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिटी कौन सा है, तो मुंबई है ना। हाँ, राज्य के स्तर पर देखेंगे तो जयपुर और ये राजस्थान बड़ा है, लेकिन उसका शहर मुंबई से, उसका शहर जो जयपुर है वो मुंबई से छोटा है। तो हम अगर पूछेगा कोई कि अच्छा बताओ कि मुंबई और जयपुर में सबसे बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे कि मुंबई है। उसी तरीके से यहाँ पर पूछता है कि जो साइट्स मिले हैं, जो साइट्स मिले हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, सुतका गेंडोर हो, राखी गढ़ी हो, या कुछ भी हो, इनमें से सबसे बड़ा शहर कहाँ पर मिला है, सबसे बड़ा शहर। तो सबसे बड़ा जो शहर था वो मोहनजोदड़ो का था। ठीक है, यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो है, मोहन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो थोड़ा सा लैग कर रहा है पीसी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो सिटी था वो सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट, लेकिन साइट में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हम कालीबंगा के ऊपर। कालीबंगा कहाँ है, तो हमें देखने को मिलेगा राजस्थान में, राजस्थान में। कालीबंगा से हमें कुछ चीजें मिली हैं, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि जैसे कालीबंगा से याद रखना। अच्छा, कालीबंगा का मतलब क्या होता है पहले बता दो। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी। ठीक है, बैंगल होता है, ब्लैक बैंगल, काली चूड़ी। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं उसको याद रखने के लिए, और जिसने खुदाई करी उसके बारे में याद रखने के लिए ट्रिक है। काली बीबी चूड़ी मांगे, एके थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए और बोलो खेत जोत। इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि कालीबंगा को खुदाई किसने करा, तो कालीबंगा की खुदाई दो लोगों ने किया, एके थापड़ और बीके लाल। एके थापड़ एंड बीके लाल, इन लोगों ने खुदाई करी। कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से हमें मिली है चूड़ी, बैंगल्स। ठीक है, बैंगल्स मिले हैं। यहीं से हमें जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत, पाम। ठीक है, टिलिंग कहते हैं जोतने को, जुता हुआ खेत। उसके बाद यहीं से हमें अग्निकुंड भी मिला है, यानी कि लोग यज्ञ करते थे। अग्निकुंड को हम क्या कहते हैं, फायर अटायर। अग्निकुंड के भी साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसका ट्रिक क्या था कि वही, काली बीबी चूड़ी मांगे, बीबी मतलब ये बीके लाल और एके थापड़ की बात कर रहे हैं। तो कालीबंगा से काली बीबी चूड़ी मांगे, बैंगल, तो एके थापड़ मारिए, तो एके थापड़ कि बीबी लाल हो जाए, बीबी लाल हो जाए, और बोलो जाके खेत जोत। ऐसे ट्रिक है, याद करना है, नहीं तो ऐसे नॉर्मली तो ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं है। बैंगल्स मिले, कालीबंगा का मतलब क्या है, बैंगल्स है, और यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है, और यहाँ से हमें यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं, कर्मकांड वगैरह हुआ होता था। क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे ये खत्म हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स। अब हम समझते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसका अंत कैसे हुआ, और इसके बारे में हम कुछ
अपना वही पुरानिकल, जो पुरानिकल बोल रहा हूँ, जो पुराने टाइम लाइक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो एक अप्रोच अपनाया था कि हम पहले क्लाइमेट देखते थे, लाइवलीहुड देखते थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखते थे, सोसाइटी देखते थे, तो उनके बारे में एक ऐसे रफ आइडिया लेकर के हम इसको भी आज पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है कि अच्छा क्या 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 हुआ है। अब मैं जब बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, अच्छा हाँ हाँ ये सब चीज़ें तो मिली हैं मिली हैं मिली हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि पहले इसका अंत कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, तो देखो ये जो सभ्यता थी ये 600 से 700 साल तक चली ऐसा माना जाता है। जैसे कोई भी सभ्यता रहती है तो हम जैसे हम हमारी जो सभ्यता है अभी, जब से हमें पता चला है तब तक से लेकर के वैदिक पीरियड से जो साक्ष्य मिलते हुए हैं तब से लेकर के आज तक सस्टेन कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यताएं जो है 600 से लेकर 700 साल तक ही चली, उसके बाद इनका क्या हुआ। तो पहले बात ये समझना है कि किसी भी सभ्यता के अंत से क्या मतलब होता है। क्या वो सारी की सारे जो लोग थे जो रह रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, या अचानक से गायब हो गए, या कहीं पर डिस्प्लेस्ड हो गए, या वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हिस्टोरियन का ये मानना है कि जब हम किसी सभ्यता का अंत मानते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वहाँ के सारे लोग खत्म हो गए हैं या मर गए हैं। वहाँ ये चीज हो सकता है कि लोग जो जिंदगी जी रहे थे उस जिंदगी को छोड़ करके अब किसी और जिंदगी में चले गए हैं, किसी और सिस्टम को अपना चुके हैं। जैसे मान लो कि कोई शहर में रह रहा हो, शहरी जीवन जी रहा हो, लेकिन शहरों में कुछ ऐसा हो जाए कि उसे वहां से छोड़ करके भागना पड़े और वो गांव में जा करके बस जाए। तो शहरों में जो लाइफ उसने जी थी, जो गाड़ियां थी उसके पास, जो व्यवस्था थी, एसी कूलर फ्रिज चलाता था, अब उसे गांव में वो सुविधा तो मिलेगी नहीं। तो हम एक तरीके से कहेंगे कि वो जो सभ्यता जो शहरों में निवास करती थी अब वो विलुप्त हो गई है ना। जैसे आज हम कहते हैं कि गांव में जो लोग रहते थे, गांव का जो माहौल हुआ करता था, अब वो माहौल गांव में नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे गांव शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए। तो अब गांव गांव नहीं रहा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव पूरी तरीके से खत्म हो गया है, गांव है, बट अब धीरे धीरे लोग दूसरे ऑक्यूपेशन को अपना रहे हैं। तो हम कहेंगे कि गांव का वो जो कल्चर था या जो भी सिस्टम था वो धीरे धीरे समाप्त होते गया है। तो यहाँ पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम अभी देखेंगे कि कैसे ये जो सभ्यताएं जो लोग शहरों में रहते थे वो अलग अलग एक क्षेत्र में बस गए, और वो जो एक सिविलाइजेशन था वो सिविलाइजेशन न हो करके एक कल्चर का फॉर्म ले लिया। तो अलग अलग एरिया में हमें अलग अलग कल्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, जैसे जब लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था कि अच्छा कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, तो तुमने बताया कि कल्चर एक छोटे से एरिया में या छोट लोगों की जीवन जीने की पद्धति कल्चर कहलाती है, और अगर वही पद्धति बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाए तो वो सिविलाइजेशन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाए कि जो सिविलाइजेशन थी वो अब कल्चर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो एक जीवन पद्धति जी रहा था उसे छोड़ करके अब एक छोटे लोग उस जीवन पद्धति को अपना ले, तो अब वो सिविलाइजेशन कल्चर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा कि वो पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई है, बस उनका जीवन जीने का तरीका बदल गया है। क्लियर हुआ। तो पहले हम ये समझते हैं कि अच्छा इसके जो अंत की जो कहानी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ, इस पर क्या क्या मत दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो इसके बहुत सारे अ, जो हिस्टोरियन हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन लोग का अलग अलग मत है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि आर्य का इन्वेजन हुआ, आर्यन इन्वेजन। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत पैंडेमिक आया होगा, जैसे आज के टाइम में कोरोना आया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक या सुनामी आया होगा, अर्थक्वेक या सुनामी आया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा।
ठीक है, क्लाइमेट चेंज। अब देखो, आर्यन इन्वेजन थियरी कई बार ये पूछता है मतलब इसमें इंटरव्यू वगैरह में कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी से क्या समझते हो। हालांकि जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं अलग से तो उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य कौन थे, तो यूरोपियन लोगों को, जहाँ पर अगर हम इसकी बात करें जर्मनी वगैरह की, तो वहाँ के लोग अपने आप को आर्य कहते थे। वो समझते थे कि वो एक हाई रेस मतलब प्योर रेस के लोग हैं, और वो भारत में आते हैं और यहाँ के लोगों को मारते हैं, और उसके बाद उन्हें ख़त्म करके अपनी पूरी की पूरी सभ्यता को इस्टेब्लिश करते हैं। तो क्यों इस्टेब्लिश करें कि वहाँ पर यूरोप में क्लाइमेटिक चेंजेस ऐसे हो चुके थे कि वो खाने की तलाश में, अब वहाँ पर खाना नहीं मिल पा रहा था, वो खाने की तलाश में यहाँ पर आए और यहाँ पर लोगों को मारा काटा और जो है उनकी सभ्यता का अंत किया, और फिर यही आर्यन थे जिन्होंने वैदिक पीरियड की स्थापना करी। तो ऐसा किस बेसिस पर कहा गया, तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि भाई यहाँ पर हमें ना वैदिक वेदों में एक टर्म यूज होता है, हड़ुपिया। हड़ुपिया शब्द, ठीक है, हड़ुपिया शब्द। जैसे ये हड़प्पा अभी हम यूज करते हैं, तो वो लोग, वो हिस्टोरियन कह रहे थे कि ये हड़प्पा देखो, दरअसल ये हड़ुपिया जो अभी वेदों में हमें दिखाई दे रहा है, ये हड़प्पा से ही लिया गया है। और मैंने बताया था कि जब हमें लाशों के ढेर मिले थे, तो लाशों के ढेर में हमें 60 ऐसे कंकाल मिले, ह्यूमन स्कल मिले, जिन पर बहुत ऐसा लगा था कि धारदार चीजों से वॉर किया गया है। तो इन दोनों को लेकर के, इन दोनों शब्दों को, एक हड़ुपिया शब्द और ये 60 स्कल जो मिले जिन पर वार किया गया है, इनके एविडेंस, इस एविडेंस के बेसिस पर कुछ हिस्टोरियन ने कहा कि ये आर्यन आर्यन थे जिन्होंने यहाँ पर इन्वेड किया, यहाँ के लोगों को खत्म किया और अपनी सभ्यता को स्टेब्लिश की, और इस तरीके से जो है ये हमारी हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी खत्म हो गई। लेकिन दूसरे हिस्टोरियन ने उसको अपोज किया कि ये कहा कि हड़प्पा में सिर्फ 60 स्कल मिले हैं, लेकिन वहां पर जो आबादी थी वो लाख से ज्यादा समझ में आती है, 1 लाख से अधिक लोग रहे होंगे। 1 लाख लोगों में सिर्फ 60 सर मिल जाने से हम ये बात कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके से पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हुआ होगा। क्योंकि अगर 1 लाख लोगों में चलो 80,000 90,000 ऐसे सर मिल जाते, 50,000 60,000 सर मिल जाते जिन पर बहुत चोट के निशान है, तो एक बार को हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे 60 सर मिल जाने से हम ये कैसे कंसीडर कर लें कि ये आर्यन इन्वेजन थियरी है, और मतलब आर्यन ने ही इन्वेड किया है और उन लोगों ने मारा है। तो ये जो थियरी थी उसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर बहुत बड़ी बीमारी आई होगी और उस बीमारी ने पूरी तरीके से नाश कर दिया। तो फिर आया कि भाई अच्छा, उसके कोई साक्ष्य तो मिले ही नहीं, कुछ बीमारी हुआ रहता या कुछ ऐसा रहा था, कहीं पर किसी को दफनाया गया रहता, कोई चीज़ ऐसी रही होती तो पता तो चलता कि हाँ अच्छा कोई बीमारी आई, ये भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद अर्थक्वेक और सुनामी की बात कही गई, तो अर्थक्वेक और सुनामी के भी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक या सुनामी आई हो, क्योंकि वो एरिया इतना, अर्थक्वेक आता है बट उस एरिया में इतना भी अधिक नहीं आता है। इंडस रिवर हो गया या गंगेटिक जो एरिया हो गया, वहाँ पर इतना जो भी सुनामी नहीं आता है, ठीक है। तो जो एक बड़ा मत बना सारे हिस्टोरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में कि हो सकता है अलग अलग जगह पर जो सभ्यताएं खत्म हुई होगी वो किसी एक रीजन की नहीं, कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे मान लो कालीबंगा है, कालीबंगा अगर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि सूखा बहुत अधिक पड़ गया हो, सूखा पड़ने की वजह से यहाँ के लोग पलायन कर गए हों कहीं पर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की सभ्यता चली गई। या हो सकता है कि यहाँ इंडस रिवर या सतलज रिवर में बहुत बाढ़ आ गया हो, तो उसके बाद यहाँ के लोग चले गए हों। तो इन सभ्यताओं के इधर उधर जाने या खत्म होने का कोई एक रीजन नहीं हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन हो सकता है। लेकिन जो सबकी सहमति बनी वो किस पर बनी थी, वो क्लाइमेटिक चेंज पर बनी थी कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, क्योंकि अगर कहीं पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई या कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रहा है, कहीं पर आग लग जा रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्लाइमेटिक चेंज ही है कहीं ना कहीं। तो क्लाइमेटिक चेंज पर
लोगों की सहमति ज़्यादा बनी कि यहाँ के लोगों लोगों का जो खात्मा हुआ होगा या लोग डिस्प्लेस्ड हुए होंगे वो किस वजह से हुए होंगे, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुए होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये मैंने ये चीज़ बता दी। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये बताना है कि हम अगर उस अप्रोच से चलें, जैसे जो अप्रोच हमने अभी तक स्टोन एज में अपनाया था, कि सबसे पहले हम देखते थे किसी भी सभ्यता के बारे में क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट के बारे में वहाँ देखते थे। दूसरा देखते थे हम वहाँ का टेक्नोलॉजिकल चेंज, है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में देखते थे। तीसरी चीज़ हम क्या देखते थे कि वहाँ की लाइवलीहुड क्या थी, लाइवलीहुड क्या थी। चौथी चीज़ हम क्या देखते थे, तो हम सोसाइटी के बारे में देखते थे, सोसाइटी के बारे में देखते थे। पांचवी चीज़ हम देखते थे कल्चर के बारे में। ठीक है, और छठवें में हम क्या देखते थे, टाइम। टाइम अच्छा ऊपर ही हो तो टाइमिंग क्या रहता, तो ऊपर ही रहता था, वो पहले ही हम कर देते। चलो ठीक है, हाँ टाइमिंग ऊपर ही, चलो हम यहाँ पर टाइमिंग लिख देते हैं। ठीक है, ओके चलो। तो टाइमिंग की अगर बात करें तो कैसा है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, 23,000 BC, यानी 2300 नहीं, 2300 BC के आसपास का ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहा है, जब हमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिलने के साक्ष्य नजर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट क्या चलेगा, तो क्लाइमेट में तो कोई चीज चेंज नहीं होगा, होलोसीन टाइम पीरियड ही चलता रहेगा। उसके बाद जब हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं तो देखो, क्योंकि इसमें हमें तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो स्टोन, उसके बाद ये ब्रोंज नहीं, कॉपर, कॉपर, और उसके बाद ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर पूछेगा कि हड़प्पा के लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सबसे अधिक इस्तेमाल किसका करते थे, तो सबसे अधिक इस्तेमाल वो करते थे स्टोन का। क्यों, क्योंकि स्टोन अवेलेबल था इजीली, अधिक मात्रा में। कॉपर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी, लोग जानते थे लेकिन इतनी नहीं थी। और ब्रोंज को वो कहीं से डायरेक्टली तो बनाते नहीं थे, वो ब्रोंज बनाने के लिए उन्हें कहीं से टीन को एक्सपोर्ट करना पड़ता था और फिर उसे कॉपर में मिक्स करके फिर वो ब्रोंज को बनाते थे। तो ब्रोंज का इस्तेमाल उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉपर की अवेलेबिलिटी इतनी भी नहीं थी कि हर जगह कॉपर का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए अगर कभी पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते थे, तो स्टोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते थे। क्लियर है, स्टोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते थे। उसके बाद अगर हम उनके लाइवलीहुड की बात करेंगे, लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड में वो क्या करते थे, तो खेती करते थे, एग्रीकल्चर, और एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, और क्या करते थे, तो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेड, कॉटन उगाते थे, एग्रीकल्चर में कॉटन उगाते थे। बताओ कॉटन को क्या कहते थे ये लोग, सिंडन, कॉटन को ये लोग सिंडन कहते थे। तो इनका लाइवलीहुड था एग्रीकल्चर करना, एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन करना, और एक दूसरे के साथ व्यापार करना, एक दूसरे के साथ व्यापार करना। उसके बाद अगर हम इनकी सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी, तो सोसाइटी में इनके हमें डिविजन्स देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे हमें एविडेंस मिले हैं कि भाई यहाँ पर प्रीस्ट भी हुआ करते थे, एक ऐसा समाज था जो पूजा पाठ करवाता था, है ना। तो हमको जैसे मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, जो प्रीस्ट थे उनके रहने का स्थान मिला है ना, प्रीस्ट मिला है। फिर ऐसा पता चलता है एविडेंसेस से कि यहाँ पर वॉरियर भी हुआ करते थे, एक ऐसा समुदाय था जो लड़ाई वगैरह करता था, सुरक्षा करता था। तभी तो फोर्टिफिकेशन वगैरह किया गया है ताकि बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। तो वॉरियर डिवीजन भी वहाँ पर, क्लास भी देखने को मिलता है।
उसके बाद क्योंकि ये व्यापार करते थे तो यहाँ पर हमें मर्केंट क्लास भी देखने को मिलेगा। मर्केंट यानी व्यापारी क्लास भी देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये लोग हमें क्योंकि मूर्तियां देखने को मिली हैं, पशुपति शिव हो गई, मातृ देवी हो गई, या नाचती हुई डांसर हो गई, तो यहाँ पर आर्टिसन क्लास भी था जो मूर्ति वगैरह बनाते थे। आर्टिसन क्लास भी था, है ना। उसके बाद खेती वगैरह करते थे ये सब। खेती वगैरह करते थे तो खेती करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए, है ना। तो वर्कर क्लास भी देखने को मिलता है हमें, एक वर्कर क्लास भी देखने को मिलता है, या यूं कहे कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स क्लास भी देखने को हमें मिलता है। तो इनकी सोसाइटी एक तरीके से क्या है, डिवाइडेड है। मतलब हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्लास देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि क्या इनके समाज में भी ये जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, जाति व्यवस्था है, हमें यहाँ अपने वैदिक पीरियड के बाद दिखाई देती है। क्या इनके भी समाज में ऐसी जाति व्यवस्था वगैरह थी कि नहीं थी, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब हम इनके समझते हैं कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। और आर्ट एंड कल्चर में हमें बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि इनका रिलीजन कैसा था। रिलीजन, क्योंकि रिलीजन इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ कल्चर है कि नहीं। हाँ, तो जब हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये लोग रिचुअलिस्टिक थे। रिलीजन इनका कैसा था, रिचुअलिस्टिक था, यानी रिचुअल्स करते थे। रिचुअलिस्टिक, रिचुअल्स जब करेंगे तो ये समझना पड़ेगा कि अच्छा ये किस भगवान की पूजा करते हैं। क्या कोई एक भगवान है, जैसे इस्लाम में मोनोथीज्म है, क्रिश्चियनिटी में मोनोथीज्म है, लेकिन वही हिंदुज़म में पॉलीथीज्म है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है ये लोग पॉलीथीज्म थे, पॉलीथीस्ट, पॉलीथीज्म, पॉलीथीज्म यानी हाँ, बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे। तो कैसे पता चला बहुत सारे भगवान, तो हमें देखने को मिलता है कि हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, गॉडेस, मदर गॉडेस, मातृ देवी, मदर गॉडेस। उसके बाद हम देखते हैं पशुपति शिव देखने को मिले हैं। मैं शिवा लिख देता हूँ खाली, पशुपति शिव देखने को मिले हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर फीमेल, मेल और फीमेल के ऑर्गन्स की भी पूजा हो रही है। हाँ, मेल फीमेल ऑर्गन्स की भी पूजा हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ अग्नि कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा हाँ, ये लोग अग्नि देव की भी पूजा कर रहे हैं, यानी फायर वाले जो गॉड होंगे इनके, उसकी भी पूजा हो रही है। फिर यहाँ पर हमें जो बड़े बड़े तालाब देखने को मिले हैं, बाथ, ग्रेट बाथ देखने को मिला है, उस ग्रेट बाथ की डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि जैसे पता चलता है कि वहाँ पर वाटर से रिलेटेड कोई रिचुअल किया जा रहा हो, यानी वाटर के गॉड की भी पूजा की जा रही है, वाटर गॉड, जल देवता की भी पूजा की जा रही है। ठीक है, जल देवता की। फिर वो लोग कभी कभी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे लगता है कि किसी पेड़ वगैरह की भी पूजा कर रहे हैं, ट्री वर्शिप, ट्री वर्शिप, पेड़ वगैरह की भी पूजा कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है। उसके बाद कई बार हमें देखने को मिला है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि स्नैक्स, स्नैक मतलब जो सांप है, वो सांपों की भी पूजा कर रहे हैं, स्नेक वर्शिप। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पॉलीथिज्म थे, यानी यहाँ पर बहुत सारे भगवानों की पूजा होती थी। कोई एक ऐसा भगवान नहीं है जो सिर्फ उन्हीं की पूजा हो रही है और हम उसे मोनोथिज्म कहें।
ठीक है। दूसरी चीज, इनका जो कल्चर था वो मातृसत्तात्मक था, मैट्रियार्कल, मातृ सोसाइटी, सॉरी इस चीज को मुझे सोसाइटी में लिखना चाहिए था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उनका जो सोसाइटी था, यहाँ लिख देता हूँ, सोसाइटी कैसा था, मातृ सत्तात्मक, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मैट्रियार्कल, यानी यहाँ पर जो हेड थी वो महिलाएं थी, ठीक है, हेड महिलाएं थी, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी ये नजर आता है, ठीक है। तो ये रिलीजन समझ में आया, रिलीजन, ओके, बहुत सही, ठीक है। अब देखो ये लोग, अगर हम रिलीजन में बात करें कि क्योंकि ये पॉलीथिज्म है, तो यहाँ पर ये मूर्तियां बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये आइडल वर्शिप करते थे, है ना, आइडल वर्शिप यानी किसी मूर्तियों की पूजा करना आइडल वर्शिप कहलाता है, आइडल वर्शिप करते थे। उसके बाद कभी कभी यहाँ पर ये देखने को मिला है कि ये एनिमलिज्म भी करते हैं, यानी कुछ ऐसे जगह मिला है जैसे किसी के गले से हमें ताबीज बंधा हुआ रहता है, मैं लिख देता हूँ पहले, एनिमलिज्म, एनिमलिज्म, एनिमलिज्म को कहते हैं जीववाद, जीववाद, एक ऐसा वर्शिप जो हम भगवान से कुछ मांगने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा वर्शिप जो हम डर से कर रहे हैं, डर से कि हमें कुछ हो ना जाए, ठीक है, या हमारे बच्चों को कोई कुछ कर ना दे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल दिया कि अगर आप कहीं सड़क से जा रहे हो और वहाँ पर कोई एक वट वृक्ष या पीपल का पेड़ है, तो लोग कहते हैं कि इसमें ये बाबा निवास करते हैं, या कोई कब्र है तो वहाँ पर कहते हैं कि जाते टाइम यहाँ पर शीश नहीं झुकाओगे तो आपका जो है अनिष्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इंसान न चाहते हुए भी वो कहता है कि भाई लोग इतना कह रहे हैं, लोगों की मान्यता है, तो यहाँ पर हम अपना सर झुका देते हैं। अनिष्ट हो गया, मान लो गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई तो टाइम लग जाएगा उसमें, क्या मतलब है वो सब टाइम वेस्ट करके, तो भाई कर दो, जो कुछ लोगों की मान्यता है। तो एक डर से जो पूजा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनिमलिज्म कहते हैं। समझ में आया? ओके, तो हमें यहाँ पर एनिमलिज्म के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है? चलो, अब रिलीजन के बाद अगर हम छोड़ कर के आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अर्बन कल्चर कैसा था इनका, अर्बन कल्चर। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अर्बन कल्चर। अब जैसे ही अर्बन कल्चर की बात करेंगे तो आज के टाइम पीरियड में हम अर्बन में या शहरों में कैसे रहते हैं, तो इनका हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे मेन फीचर यही था, अर्बन कल्चर, जो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है, जिसको हम कहते हैं टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। इनकी टाउन प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। ये पहले घर नहीं बनाते हैं, जैसे आज के टाइम में मुंबई में देखो या किसी भी शहर में देखो, हर जगह देखो वो लोग सड़क खोदते रहते हैं। एक बार सड़क बना देंगे, दूसरे महीने बाद देखोगे फिर खोद डालेंगे, अरे वायर डालना भूल गया, फिर वायर डाल के जाएंगे, फिर दूसरे महीने उसको खोद डालेंगे, अरे इसके अंदर से पानी की पाइप भूल गया डालना, ये लोग भूल जाते थे। लेकिन यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले क्या करते थे, पूरा स्ट्रक्चर बनाते थे, पहले सड़कें, नालियाँ, उसके बाद जो भी रिवर का अगर कोई चीज़ सिस्टम है वो रिवर का सिस्टम, ये सब बनाने के बाद वो घर का निर्माण करते थे। समझ में? वो टाउन प्लानिंग में पहले क्या करते थे, पहले बेस बनाते थे, पहले रोड हो गया, कैनाल्स हो गए, कुएं वगैरह हो गए, जो भी चीज़ था वो सब बनाने के बाद घर का निर्माण करते थे, ठीक है। उसके बाद इनका जो घर हुआ करता था ये दो फेज में रहता था। जैसे मान लो कि ये मैं स्पेस दे दे रहा हूँ, यहाँ पर एक खाली जगह है, स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 मंजिला घर है, इधर सारे के सारे, ठीक है, और यहाँ पर हमें सिंगल कच्चे मकान देखने को, घर देखने को मिलेंगे। इसी एक डिवीजन का पता चलता है कि यहाँ पर जो इलीट क्लास के लोग रहते थे और यहाँ पर कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, ठीक है, इलीट क्लास के लोग ऊपर के साइड रहते थे और नीचे के साइड कॉमन पीपल, और इस कॉमन पीपल और इलीट क्लास के बीच में एक गैप दिया जाता था कि कोई भी इंसान बिना मतलब के जो कॉमन पीपल है वो यहाँ पर ना पहुंच जाए, ठीक है।
ना जा सके। उसके बाद हमें इनके घरों में हमने देखा कि हमें कई जगह वेल यानी कुएं देखने को मिले हैं। घरों में हमें वेल यानी कुएं देखने को मिले हैं। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया देखने को मिला है। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम देखने को मिला है ना, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम देखने को मिला है। लेकिन एक बात ये भी याद रखने वाली है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो इलीट क्लास हो या यूं कहें कि रूलर क्लास जिसको हम कहेंगे, रूलर क्लास जो है, ये रूलर क्लास उस तरीके के रूलर क्लास नहीं थे जैसा हमें इजिप्ट, मेसोपोटामिया या ग्रीस वगैरह में देखने को मिलता है। अच्छा, इजिप्ट किस लिए फेमस है? वहाँ का एक शहर है गीजा अपने पिरामिड्स के लिए। पिरामिड्स कैसे बनाए गए? तो जितने भी मजदूर क्लास या कॉमन पीपल थे उनका शोषण करके बनाया गया। वहाँ पर लेबर की स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ के जो राजा थे वो तो बड़े बड़े महलों में रहते थे, एकदम अपने लिए मरने के बाद भी ऐसी व्यवस्था करवाते थे कि कई जन्मों के बाद मतलब वो बार बार वो अवतरित होते रहेंगे, ऐसा व्यवस्था करवाया जाता था। पिरामिड बनवाया जाता था, उनके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रखवाया जाता था। अब वो पिरामिड बनवाने में न जाने कितने मजदूरों की जान गई होगी, कितने लोगों का शोषण किया गया होगा। उनकी जिंदगी अपलिफ्ट नहीं हुई, लेकिन वहाँ के राजा की जिंदगी बहुत बेहतर थी। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के जो रूलर क्लास थे, इन्होंने बहुत हद तक कोशिश करी है कि अपने कॉमन पीपल्स की जो जिंदगी है उसे अपलिफ्ट किया जाए। यहाँ के लोग भौतिकवाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब हमारे हमारे लिए हमें कुछ करना है, कि हमारे लिए बड़े बड़े घर होने चाहिए, बड़े महल होने चाहिए। लेकिन ये लोगों ने इन पर भी ध्यान दिया है कि यहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, हम इनकी जिंदगी के बारे में भी सोचें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, उसके बाद अगर हम बात करें अर्बन कल्चर के बाद, हम यहाँ के आर्ट कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, आर्ट कल्चर कि लोग क्या बनाते थे, कैसे आर्टिस्टिक जिंदगी जीते थे। तो जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ के लोग बहुत ही एडवांस थे चीज़ों में, आर्टिस्टिक प्रोड्यूस करने में। जैसे यहाँ हमें अलग अलग तरीके के सील्स देखने को मिलते हैं, है ना। कुछ सील्स ऐसे हैं जो स्क्वायर शेप के हैं, कुछ सील्स हैं जो रेक्टेंगुलर शेप के हैं। जो स्क्वायर हैं उस पर चित्र के साथ साथ कुछ लिखा गया है, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर है उस पर खाली चित्र वगैरह बनाया गया है, फिगर बनाया गया है, ठीक है। तो सील्स हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग जानवरों के। अच्छा बताओ, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके सील्स, मुहर हमें देखने को नहीं मिले हैं? हाँ, काऊ और लायन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। गाय को शेर नहीं छोड़ेगा, तो काऊ और लायन के हमें सील देखने को नहीं मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मेटल वर्क में भी बहुत होते हैं, मेटल वर्क में निपुण थे। इसलिए हमें यहाँ पर ब्रोंज की नाचती हुई नर्तकी देखने को मिलती है। अलग अलग कॉपर के हमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाते हैं, कॉपर के हमें आइडल्स देखने को मिल जाते हैं, मूर्तियाँ देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद ये लोग मनका वगैरह बनाते थे, बीड्स। बीड्स यानी अपने को गले में ऐसे पहनने के लिए, सजावट के लिए अलग अलग पत्थरों का या अलग अलग जो लकड़ियाँ वगैरह होती है उनका इस्तेमाल करके ये लोग हार वगैरह बनाते थे, तो बीड्स वगैरह बनाते थे। फिर स्टोन आर्ट में भी ये लोग माहिर थे, स्टोन आर्ट। तो हमें पत्थरों की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, है ना। उसके बाद टेराकोटा आर्ट्स में भी ये लोग माहिर थे, टेरा कोटा आर्ट। तो हमें अलग अलग, जैसे हमने बताया कि भाई टेराकोटा की हमें हल देखने को मिल गया है ना। हाँ, मटके पर डिजाइन बनाते थे, मटके पर डिजाइन वगैरह बनाते थे, तो हमें फिगर्ड पॉटरी देखने को मिला है। अलग अलग कलर के पॉटरी, ऑचर कलर पॉटरी देखने को मिला है। गैरी, अभी वो मृदभांड वगैरह के बारे में बताऊंगा, तो उससे एक अपने आप में एक कल्चर ही शुरू होता है, ठीक है, कि वो मृदभांडों के नाम पर कैसे कल्चर था। ठीक है, ओके, एक मिनट, बैटरी खत्म हो गया क्या? ठीक है, इतना इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, उसके बाद
जब ये हम सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर देख लिए, अब हम यहाँ पर सिर्फ ये समझ लेते हैं कि अच्छा, जब ये सभ्यता अंत हुई होगी तो हमने कहा कि भाई सभ्यता के अंत होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से खात्मा हो जाना। ये कहीं पर डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो कुछ रीजनल कल्चर्स कौन कौन से थे हम उनके बारे में समझ लेते हैं। और यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन था ये खत्म हो गया हमारा कल्चर तक यहाँ पर। अब हम खाली ये समझ लेते हैं कि जब इनका अंत हुआ, जैसे मैंने बताया ना कि अंत होने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। कुछ सभ्यताएं हैं जो अलग अलग रीजन में जाकर के बस जाती हैं और सिविलाइजेशन अब कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं वो चीज़ें बता देता हूँ और उसके बाद इस चीज़ को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे तो जब हम स्टोन एज पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टोन एज पढ़ रहे थे। पहले मैं स्टोन एज यहाँ से लिख देता हूँ थोड़ा सा। पहले हमने स्टोन एज देखा। स्टोन एज के बाद हम आए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन नज़र आता है, तो एक अर्ली हड़प्पा, इसको भी हड़प्पन ही कहते हैं ना, तो अर्ली हड़प्पन कल्चर हमें देखने को मिलता है। एक अर्ली हड़प्पन कल्चर, इसको मैं 3 फेज में डिवाइड कर देता हूँ। अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन कल्चर, ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर। उसके बाद आता है जो हमारा हड़प्पन कल्चर होता है, मेन हड़प्पन कल्चर। जैसे हमने स्टोन एज में देखा था ना, पैलियोलिथिक है, मेजोलिथिक है, नियोलिथिक है, कैल्कोलिथिक है, तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम 3 भाग में बांटे कि अर्ली हड़प्पन कल्चर, फिर हड़प्पन कल्चर, और फिर लास्ट में जो आएगा वो आएगा लेट हड़प्पन कल्चर। लेट हड़प्पन कल्चर। अब देखो, अर्ली जो हड़प्पन कल्चर थी, यहाँ पर हमें अर्बन सिविलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ये लोग गांव के लोग थे, रूरल सिविलाइजेशन है, रूरल सिविलाइजेशन, ठीक है, रूरल सिविलाइजेशन। ये सारे के सारे हमें कहाँ मिलेंगे? तो मैं यहाँ पर अगर लिखने की कोशिश करूँ, मैं अर्ली हड़प्पन कल्चर को EHC लिख देता हूँ, ठीक है, EHC। यहाँ पर अगर हम कुछ सिविलाइजेशन देखें कि इस टाइम पीरियड में सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर चल रही थी, जो रूरल थी, क्या थी? रूरल थी, अर्बन नहीं थी, रूरल थी। कहाँ कहाँ पर? तो ईरान और बलूचिस्तान के रीजन में हमें देखने को मिलेगा। उसे हम कहते हैं ईरानी बलूची रूरल कल्चर या विलेज कल्चर। ईरानी बलूची विलेज कल्चर लिखता हूँ, समझ में ज़्यादा आएगा। विलेज कल्चर, ठीक है, ईरानी बलूची विलेज कल्चर, ठीक है, ईरानी बलूची विलेज कल्चर। फिर एक जगह थी, उसको हम आमरी कोट दीजी कल्चर के नाम से जानते थे। आमरी कोट दीजी, आमरी कोट दीजी, दीजी विलेज कल्चर, ठीक है। फिर राजस्थान और हरियाणा में ही हमें कुछ ऐसे कल्चर देखने को मिले हैं, राजस्थान और हरियाणा में, जिसको हम सोठी और सिसवाल कल्चर के नाम से जानते थे। सोठी, सोठी ये राजस्थान में है और सिसवाल ये हरियाणा में है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक बता रहा हूँ कि अच्छा, ये कल्चर जब अंत होता है किसी भी सभ्यता का, तो किस तरीके से बचते हैं ये लोग, रहते हैं कहाँ पर। तो पहले हम स्टार्टिंग फेज देख लेंगे, फिर मॉडर्न वाला फेज देख लेंगे, क्योंकि हड़प्पन कल्चर हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं ये। उसके बाद हमें लेट वाला देखेंगे, तो दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे ट्रांजिशन फेज होता है, चलते जाता है, ठीक है।
तो हमें सोठी सिसवाल कल्चर देखने को मिला। फिर राजस्थान में ही जो कालीबंगा कल्चर था, कालीबंगा, कालीबंगा, ये क्या है, ये इसी अर्ली हड़प्पन कल्चर का ही पार्ट था। कालीबंगा कल्चर, कालीबंगा कल्चर किसका पार्ट था, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही या कल्चर का ही पार्ट था। ठीक है, कल्चर का ही पार्ट था। ठीक है, उसके बाद जब हम हड़प्पन की बात करते हैं, ठीक है, हड़प्पन की बात करेंगे तो हड़प्पन में तो हमने देख लिया कि भाई अलग अलग, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, सुत्का गेंडोर हो गया, लोथल हो गया, ये सारे के सारे सिविलाइजेशन या कल्चर इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम लेट हड़प्पन कल्चर में आएंगे, लेट हड़प्पन कल्चर में, या यहाँ पर जैसे पूछेगा अच्छा भाई ये रूरल कल्चर है, इसकी खासियत क्या है, तो यहाँ पर जो हमें ईंटें वगैरह देखने को मिली हैं वो ईंटें पकी हुई नहीं यूज होती थी, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे। ठीक है, नालियाँ ऐसी पूरी तरीके से ढकी हुई नहीं रहती थी। तो जो खास तौर पे अगर आज से 10 साल 20 साल पहले अपने गांव में जाकर देखो तो हमारे यहाँ खुद कच्चे घर हुआ करते थे, मिट्टी के घर लोग बनाते थे, है कि नहीं। हाँ, तो वो ये सभ्यता थी, ये सभ्यता थी। उसके बाद जब लोग थोड़े थोड़े इवॉल्व हुए तो हड़प्पन कल्चर में आए, जो अर्बन सिविलाइजेशन या अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। हमें अलग अलग सभ्यताएं मिलती हैं, अलग अलग जगह पर मिलते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया। उसके बाद जब लेट वाले में आएंगे, लेट, लेट वाले में, ठीक है, यानी तीसरा फेज हमें जब देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, लेट हड़प्पन कल्चर, एक मिनट, लेट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, लेट हड़प्पन कल्चर, लेट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो लेट हड़प्पन कल्चर में अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ सभ्यताएं मिलेंगी, जैसे उसको मैं नाम देता हूँ कि कैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में वहाँ पर ये लोग, अभी जैसे हड़प्पन कल्चर में हम कॉपर, ब्रोंज, स्टोन तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लेट हड़प्पन कल्चर जब इस्टेब्लिश होंगी तो ये लोग इन तीनों का इस्तेमाल न करके पीछे पीछे चलती जाएंगी। ये लोग ब्रोंज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसके बाद कॉपर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या उसके बाद फिर हम ये सिर्फ जो है स्टोन का इस्तेमाल करेंगे, बट कुछ कुछ बहुत कम अमाउंट में ये कॉपर का इस्तेमाल। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। स्टोन बड़े पैमाने पर है, कॉपर का अच्छे से इस्तेमाल हो पा रहा है लेकिन स्टोन से ज़्यादा नहीं है, ब्रोंज का अच्छे से इस्तेमाल हो पा रहा है क्योंकि ट्रेड वगैरह हो पा रहा है। लेकिन जब लेट हड़प्पन कल्चर आएंगी तो लेट हड़प्पन कल्चर में स्टोन का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कॉपर बहुत कम हो जाएगा, कहीं कहीं मिलेगा। उसके बाद जो ब्रोंज होगा वो बहुत, मतलब हो गया ना कि जैसे हीरा मोती हो गया है, कहीं कहीं देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में कुछ जो कल्चर हमें नज़र आते हैं लेट हड़प्पन कल्चर का, तो राजस्थान में एक कल्चर थी कि आहर कल्चर, आहार, हाँ, आहार कल्चर, कल्चर। ठीक है, आहार कल्चर ये राजस्थान में थी, राजस्थान में आहार कल्चर। उसके बाद गुजरात में हमें देखने को मिला था कैथी और मालवा कल्चर, कैथी और मालवा कल्चर गुजरात में। ठीक है, कैथी और मालवा। उसके बाद महाराष्ट्र में हमें जोरवा कल्चर, जोरवा कल्चर, ये कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये लोग जो थे ये सिर्फ तांबे का इस्तेमाल करते थे, तो तांबे का इस्तेमाल करते थे और लोहे का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनको कहा जाता है कैल्कोलिथिक कल्चर, कैल्कोलिथिक कल्चर। अभी सिविलाइजेशन नहीं है, अभी कल्चर हो चुकी हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने अपने एरिया में सिमट चुकी हैं। राजस्थान वाले में सिमट गई हैं, गुजरात में सिमट गई हैं, महाराष्ट्र में सिमट गई हैं, और ये
कैल्को यानी जो ताम्र है, और लिथ यानी पत्थर, तांबे और पत्थर का इस्तेमाल कर रही हैं, तांबे और पत्थर का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसी जो सभ्यताएं थी, जैसे कि जब हम ये देखते हैं हमारा हड़प्पन ख़त्म होता है, हड़प्पन के बाद आयरन वगैरह की खोज होती है, तो यही हड़प्पन जो सभ्यता थी ये आयरन एज में भी कंटिन्यू रहती है। मतलब कि वो लोग उस एज में भी आ जाते हैं और कंटिन्यूअस आयरन एज में एंट्री कर जाते हैं। तो हम उन्हें ये देखते हैं कि अच्छा, ये आयरन का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, धीरे धीरे किस में आ जाते हैं, ये आयरन एज में आ जाते हैं। तो हमें क्या दिखाई देगा, ये जो हड़प्पन कल्चर जहाँ पर लोगों को अभी आयरन से कहीं कुछ मालूमात ही नहीं थे, अब वो धीरे धीरे अगर वो आयरन एज में चली गई हैं, यानी वो पीछे की अपनी चीज़ें को, लेगेसी को धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड करके एक दूसरे फेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो हम जब पीछे के कुछ एविडेंसेस देखेंगे तो हमें जैसे पता चलेगा, मान लो कि तुम्हारी ही जनरेशन है, अब तुम्हारे जनरेशन में तुम्हारे दादा परदादा कोई रिचुअल्स को निभाते थे, मान लो एक बात के लिए कह रहा हूँ कि कोई रिचुअल्स को निभा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे पेरेंट्स आए, उन्होंने वो रिचुअल को थोड़ा कम कर दिया, फिर तुम आए, तुमने उस रिचुअल को और कम कर दिया, तुम्हारे बच्चे हुए, उन्होंने रिचुअल्स को और कम कर दिया, उनके बच्चे, वो रिचुअल्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो हम देखेंगे कि एक ऐसा टाइम फेज आएगा कि वो जो रिचुअल्स चली आ रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो हम वो क्या कहेंगे कि अच्छा, ये जो रिचुअल्स था ये इस फेज तक ही एग्जिस्ट किया, उसके बाद इसका फेज मिला नहीं। क्या यहाँ के लोग खत्म हो गए रिचुअल को मानने वाले? नहीं, खत्म नहीं हुए, बस धीरे धीरे वो लोग शिफ्ट हो गए किसी दूसरे कल्चर की तरफ या किसी दूसरे रिचुअल्स की तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरी खात्मा नहीं होता है, बस वो धीरे धीरे इन कल्चरों में शिफ्ट हो जाते हैं, इन कल्चरों में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बताओ, फिर इसे हम यहाँ पर आज खत्म करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर हम बाकी की जो मुझे थोड़े से पॉटरी वगैरह के बारे में बताना है कि अच्छा हाँ, कुछ पॉटरी मिली हैं जो तीनों काल में रहे हैं, तो उसको क्या क्या कहते हैं, वो पॉटरी को हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ कर देंगे तो बहुत पूरा खिचड़ी हो जाएगा। तो बेहतर है अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखो कि ये जो सभ्यताएं थी, ये हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, ये बस क्या हुआ, शिफ्ट हो चुका था, शिफ्ट हो गया, अगले भाग में चला गया। अगले भाग में गया तो हमने कुछ कल्चर देख लिए कि जो पहले थी, जो रूरल थी, ठीक है, कहाँ गया, जैसे यहाँ पे ईरानी बलूची, अमारी कोट दीजी, आमरी कोट दीजी, सोठी, सिसवाल और कालीबंगा, ये रूरल थी। उसके बाद हड़प्पन हमने देखा, हड़प्पन में हमने सारे के सारे को पढ़ लिया है। उसके बाद जब लेट हड़प्पन हुआ तो लेट हड़प्पन में हमें कुछ ये कल्चर देखने को मिलती हैं, ये सभ्यता नहीं रही, ये कल्चर में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, कि अब ये लोग ब्रोंज का इस्तेमाल न करके अब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी कॉपर और पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनको नाम दे देते हैं कैलकोलिथिक कल्चर। अब इसी में से कुछ कल्चर रहेंगे जो कंटिन्यूटी में रहेंगी, आयरन फेज में जाएंगी, तो हम उन्हें आयरन फेज कंटिन्यूटी या जब मैं पॉटरी बताऊंगा तो पॉटरी के बारे में बताऊंगा कि भाई एक PGW कल्चर के नाम से जाना गया, मेघालिथ कल्चर के नाम से जाना गया। ठीक है, मेघालिथ कल्चर। फिर पॉटरी के ही अलग फॉर्म होते हैं कि उत्तर काले मृद भांड यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड कल्चर होता है, उन सब के बारे में थोड़ी सी बताऊंगा, और फिर पॉटरी वगैरह बता करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे हम लोग। तो इसको यहीं रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।